Hello students, Namaste everyone. This is Sudeep Sir this side, your physics teacher. And we are learning electric potential and capacitance chapter 2 in standard 12th. Students, हमने अब तक पोटेंशियल का जो सारा पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हम आप बोल सकते हो कि एक नए सेगमेंट में हम एंट्री ले रहे हैं और वो सेगमेंट है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है पिछले टॉपिक के साथ। नेचुरली इन फिजिक्स टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो चलिए देखते हैं कि कैपेसिटर किसको बोलते हैं। अब सालों से आई हैव बीन टीचिंग सिंस 23 इयर्स, तो सालों से मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि अ कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। और कई सारी बुक्स ऐसी है जो यही लिखती है कि अ कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इट्स अ चार्ज स्टोरिंग कंपोनेंट। एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, बहुत सी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो पंखे होते हैं वो व्हेन दे आर ऑन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका जो कैपेसिटर है वो चला जाता है, मतलब इट स्टॉप्स वर्किंग एट सम स्टेज, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इतना फ्रीक्वेंटली ये होता था कि मैंने ही सीख लिया उस कैपेसिटर को रिप्लेस कर कैसे करते हैं। वो जो पंखे के ऊपर जो वो कैप होती है उसको आप थोड़ा ऊपर करोगे तो वहाँ पे एक आपको सिलेंड्रिकल वाइट कलर का एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपको दिखेगा, वो एक कैपेसिटर है। और कैपेसिटर कई जगह पे यूज़ होता है। तो सालों से मैं तो यही पढ़ाता हूँ कि अ कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। लेकिन रिसेंटली एक बुक में ऐसा लिखा था कि अ कैपेसिटर इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। आई हैव गॉन थ्रू मेनी बुक्स इन माय करियर। काफ़ी लगभग 10 एक बुक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रीड किया है, सॉल्व किया है। तो एक बुक रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ बुक जहाँ पे लिखा था कि अ कैपेसिटर इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटेल में तो इसको हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड कि कहीं पे मैं अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को देता हूं तो उनके लिए लॉस हो जाएगा। तो व्हाट आई डिड हियर इज दैट आई हैव केप्ट बोथ द डेफिनेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। फाइन, इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। एट द सेम टाइम उसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसको भी यहाँ पे कवर किया है। कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे ये एनर्जी को स्टोर करता है इसका डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है इसको बहुत ही डिटेल में हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज का जो ये लेक्चर है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए है। तो कंसिडर करें एक स्फीयर ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक स्फीयर बनाया है, उसके ऊपर का चार्ज है उसको चार्ज दिया गया है और उसके ऊपर का जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, ये क्यों इससे दूर है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज R। अब स्टूडेंट्स वी ऑल नो के बिकॉज ऑफ दिस चार्ज द स्फीयर डेवलप्स सम पोटेंशियल। इसको चार्ज दिया है तो इस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल डेवलप होगा और इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। इसके सरफेस के ऊपर का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फॉर्मूला लिखी हुई है, V is equals to K which is 1/4 pi epsilon naught capital Q by capital R. This is the potential on the surface of the sphere. अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्फीयर के ऊपर का जो चार्ज है उसको मैं रेज करता हूं, इंक्रीज करता हूं, इफ आई इंक्रीज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर, तो नेचुरली इस स्फीयर का पोटेंशियल जो होगा सरफेस के ऊपर वो भी इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो कि चार्ज एंड पोटेंशियल सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऑन बीइंग गिवन मोर अमाउंट ऑफ चार्ज टू द स्फीयर द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल इंक्रीज। तो जनरलाइज अगर हम इसको करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज एंड पोटेंशियल
they are directly proportional to each other. Charge and potential are directly proportional to each other. जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इस तरह से प्रोपोर्शनल होती है और अगर वहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पे पुटअप करना पड़ेगा. वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे इस जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज C, एंड C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस. तो हमको हमारी पहली फॉर्मूला मिलती है यहां पे इस टॉपिक की, Q इज इक्वल्स टू CV. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, यहां पे एक मैं स्टार मार्किंग कर देता हूं. Q इज इक्वल्स टू CV. अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है और उसी के बेसिस पे, सिंस Q इज इक्वल्स टू CV, आप उसको भूल नहीं सकते, उसका एक टाटू बना लीजिए. तो सिंस Q इज इक्वल्स टू CV, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, उसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करते हैं तो हमको उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए. जैसे कि कैपेसिटेंस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लिए, तो वी नीड टू डिस्कस कि कैपेसिटेंस क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी डेफिनेशन. तो नई फिजिकल क्वांटिटी को हमने सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, C इज इक्वल्स टू Q बाई V. अब उसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं. Q बीइंग चार्ज, उसका यूनिट होगा कूलम. V बीइंग पोटेंशियल, उसका यूनिट होगा वोल्ट. तो कैपेसिटेंस का यूनिट होना चाहिए कूलम पर वोल्ट, लेकिन एक साइंटिस्ट को, फैराडे को ऑनर करने के लिए उसके यूनिट को बोला गया फैरड. तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट फैराडे. तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं. इसको मैंने यहां पे 3 तरीके से डिफाइन किया है. सो लेट अस डिफाइन कैपेसिटेंस. उसकी जो पहली डेफिनेशन होगी वो यहां से आएगी, इट इज द रेशियो ऑफ. स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू और इफ आई टेल यू दैट कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ, तो यहां से आप इसको फ्रेम कर सकते हो. आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपका इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए. कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज बीइंग गिवन टू अ डिवाइस, टू अ कैपेसिटर, टू पोटेंशियल डेवलप्ड इन दैट डिवाइस ड्यू टू दैट चार्ज. अब ये समझना बहुत ही जरूरी है कि Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज यू आर गिविंग टू द कैपेसिटर, टू द डिवाइस, एंड V इज द पोटेंशियल डेवलप्ड in that device due to that charge. V वो पोटेंशियल है जो डिवाइस के अंदर डेवलप होता है उस चार्ज की वजह से. सो यहां पे आपकी पहली डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर टू पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू दैट चार्ज. सो यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू दैट चार्ज. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. इट कम्स फ्रॉम द रेशियो ऑफ. आप खुद भी इसको फ्रेम कर सकते हो. कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज बीइंग गिवन टू अ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कैपेसिटर ड्यू टू दैट चार्ज. चलिए उसकी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं. अब उसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हेन इज C न्यूमेरिकली इक्वल टू Q, आपको ये मेथड ऑफ डेरिवेशन आनी चाहिए. पास्ट में भी हमने इसको यूज किया 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपने मेरे 11th के वीडियोस देखे हैं तो, और 12th में भी यहां पे भी यूज करेंगे और आगे भी यूज करेंगे. अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हेन इज C न्यूमेरिकली इक्वल टू Q, तो उसका आंसर होगा व्हेन V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट. Now why am I saying that C is numerically equal to Q? Numerically इसलिए बोल रहे क्योंकि ये डायमेंशनली तो इक्वल नहीं हो सकते ये दोनों, तो दे हैव टू बी न्यूमेरिकली इक्वल. और न्यूमेरिकली इक्वल तब होंगे जब पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द चार्ज इज गोइंग टू बी 1 वोल्ट. सो यहां से उसकी दूसरी डेफिनेशन आती है. स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Force is numerically equal to mass when acceleration is 1 meter per second square, and force is numerically equal to acceleration when mass is 1 kg.
तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसी के बेसिस पर यहां पे इसकी दूसरी डेफिनेशन बनती है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the charge that is given to a capacitor in order to increase its potential by 1 volt. Capacitance of the capacitor is numerically equal to the amount of charge that is to be given to a capacitor in order to raise its potential, increase its potential by 1 volt. आपको कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है। आप उसको इतना चार्ज दीजिए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो, रेज हो। तो आपने उसको जितना भी चार्ज दिया है वो और उसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी। फाइन। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कैपेसिटेंस इन सेकेंड वे। इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है वो थोड़ी डिप्लोमेटिक है। It is the measure of the charge storing ability of a device or a capacitor. Capacitance of a capacitor is the measure of the charge storing ability of a device of a capacitor. एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कितनी होती है वो आपको उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर से मालूम पड़ेगा। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी लो है, इंफीरियर है। अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की उसकी वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो हायर है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द मेजर ऑफ इट्स चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। ओके, 1 फैराड की डेफिनेशन को देखते हैं कि कब एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। हमने यहां पे देखा कि उसका जो यूनिट है वो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड है। तो कैपेसिटेंस कब 1 फैराड होगा, ये कब 1 होगा, जब ये दोनों इंडिविजुअली 1 होंगे। तो ये भी डिफाइन करने का एक तरीका है। इन दोनों को हम इंडिविजुअली 1 कर देंगे और इसकी वजह से जो आंसर मिलेगा वो भी 1 मिलेगा। तो चलिए किन दो पैरामीटर्स को, फिजिकल क्वांटिटीज को 1 करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर हमारा इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए। When the amount of charge that is being given to a capacitor is 1 coulomb such that due to that charge of 1 coulomb the potential developed, the potential raised in a capacitor is 1 volt, then the capacitance of the capacitor is said to be 1 farad. When the amount of charge that is being given to a capacitor is 1 coulomb such that due to that 1 coulomb of charge that is being given to a capacitor its potential gets raised by 1 volt, then the capacitance of the capacitor is said to be 1 farad. तो चलिए यहाँ पे 1 farad की डेफिनेशन देखते हैं। When a charge of 1 coulomb increases the potential of a capacitor by 1 volt, तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। The amount of charge that is being given to a capacitor आप देख सकते हो कि that is 1 coulomb and it leads to increase in potential of the capacitor by 1 volt, then the capacitance of the capacitor is said to be 1 farad. तो this is general way of defining it। आपको सारे physical quantities को 1 कर देना। फाइन। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर एक कैपेसिटर काम करता है, चार्ज स्टोर करता है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, वो इस रीजन में है, तो इस रीजन में होने की वजह से अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल अराउंड इट, तो ये अपने आसपास एक पॉजिटिव पोटेंशियल को क्रिएट करेगा। तो अगर इस पॉइंट पे उसके पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करें तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला KQ by small r।
आप इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको आप इजीली और डेफिनेटली फाइंड कर पाओगे। अब अगर मैं इस रीजन में एक और नेगेटिव चार्ज को लेके आता हूं, जो कि छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा क्या वो पहले जैसा ही, मतलब कि सेम रहेगा? आपका आंसर होगा नो, या तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि जस्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल अराउंड इट, अ नेगेटिव चार्ज विल क्रिएट अ नेगेटिव पोटेंशियल अराउंड इट। वो अपने ये नेगेटिव चार्ज अपने आसपास नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब इस पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। हमको इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल को फाइंड करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव होगा। हमको इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल को फाइंड करना पड़ेगा जो कि नेगेटिव होगा, और फिर हमको हिसाब किताब करना पड़ेगा कि हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होता है। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती है। अगर मैं यहां पे एक तीसरे चार्ज को लाता हूं, ओके, अगर मैं यहां पे एक तीसरे चार्ज को लाता हूं जो कि प्लस क्यू है, और उसको लाके यहां पे रखता हूं, तो नेचुरली इसका भी इस पॉइंट पे कुछ इन्फ्लुएंस होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस पॉइंट पे जो ओरिजिनल पोटेंशियल था खाली इस चार्ज की वजह से, इसके नजदीक आने से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो कुछ डिक्रीज हुआ क्योंकि ये नेगेटिव था, और इतने ही पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आने से इस पॉइंट पे पोटेंशियल थोड़ा बढ़ेगा, इन दोनों की प्रेजेंस से जो था उससे थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन आपसे ये है स्टूडेंट्स कि इसकी वजह से यहां पे जो डिक्रीज हुआ था वो, और इसकी वजह से यहां पे जो इंक्रीज होगा, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो आपके हिसाब से इस चार्ज की वजह से यहां पे डिक्रीज ज्यादा होगा कि इस चार्ज की वजह से यहां पे इंक्रीज इन पोटेंशियल ज्यादा होगा? नेचुरली आपका आंसर होना चाहिए सर, इस चार्ज की वजह से यहां पे डिक्रीज जो होगा वो इस चार्ज की वजह से यहां पे जो इंक्रीज होता है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज इस पॉइंट से ज्यादा नजदीक है। कुछ ऐसा ही वर्किंग प्रिंसिपल है एक कैपेसिटर का, जिसको मैं डिटेल में समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पे एक प्लेट को कंसीडर करता हूं, आप एक प्लेट को यहां पे कंसीडर करिए, फाइन, एक प्लेट कंसीडर करिए। अब इस प्लेट को मैं पॉजिटिव चार्ज देता ही जाता हूं, और इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता ही जाता है, ओके। अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, इसके ऊपर का चार्ज आप कुछ भी मान के चलिए, अभी इसको वेरिएबल अलॉट नहीं करते। मैं इसको चार्ज देता ही जाता हूं, इसका पोटेंशियल बढ़ता ही जाता है। स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दे पाऊंगा? द आंसर इज नो। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट पुट्स द लिमिट to the charge storing ability of this plate, what puts the upper limit to the charge storing ability of this plate? इस प्लेट की जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है उस पे अपर लिमिट किस रीजन की वजह से आएगी? तो द आंसर इज दैट कि अगर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज इसको दिया जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उस पोटेंशियल की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये सराउंडिंग एयर को आयोनाइज करने लगेगा।
तो जब ये सराउंडिंग एयर को आयोनाइज करता है, मेरे प्रीवियस वीडियोस, 2-3 वीडियोस आप याद करें, चार्जेस लीक फ्रॉम द शार्प एजेस। और वो क्यों लीक होते थे? क्योंकि सराउंडिंग एयर को वो आयोनाइज करने लगते थे। द बॉडी यूज्ड टू आयोनाइज द सराउंडिंग एयर। तो जब भी आप इस प्लेट को चार्ज अलॉट करते हो तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इसकी वजह से वो फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है एक स्टेज पे कि वो सराउंडिंग एयर को आयोनाइज करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको कोई भी एडिशनल चार्ज दोगे तो ये इसको स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि उसका चार्ज लीक हो जाएगा सराउंडिंग्स में। सो दिस पुट्स द लिमिट ऑन द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ दिस प्लेट। अब मान लीजिए कि मैंने इस प्लेट को 50 कूलम का चार्ज दिया है। सपोज ये सब रैंडम वैल्यूज है। इसको क्या है, मैंने इस प्लेट को 50 कूलम का चार्ज दिया है और इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया 200 वोल्ट्स। और अब ये सराउंडिंग एयर को आयोनाइज कर रहा है और मैं इसको 50 कूलम से ज्यादा चार्ज नहीं दे पा रहा हूं। अब मुझे चाहिए कि ये और ज्यादा चार्ज को स्टोर करे, लेकिन सराउंडिंग एयर आयोनाइज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके बाजू में एक और प्लेट को लाके यहां पे रख दूंगा। ये एक मेटेलिक प्लेट थी, ये भी एक मेटेलिक प्लेट है। अब ये चार्ज इसमें इंडक्शन करेगा। चलिए अब टाइम आ गया कि मैं इसको एक वेरिएबल अलॉट कर दूं, प्लस क्यू। अब ये जो प्लस क्यू है वो यहां पे चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, और यहां पे उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस क्यू। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, आप देख लीजिए। इस प्लेट के नजदीक आने से यहां पे चार्ज आया माइनस क्यू, यहां पे चार्ज आया प्लस क्यू। इसकी वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होगा और इसकी वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन ये माइनस क्यू नजदीक होने की वजह से ओवरऑल इसका थोड़ा डिक्रीज होगा विद द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। तो इसके ऊपर चार्ज तो 50 कूलम ही है, लेकिन इसका पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो गया इस सिचुएशन की वजह से, और हमारे पास थोड़ी जगह बन गई। 20 वोल्ट की जगह बन गई यहां पे। अब इसको मैं थोड़ा और चार्ज दे सकता हूं ताकि ये वापस 200 वोल्ट पे आए। पर मैं कितना चार्ज दे पाऊंगा? 55 कूलम। जैसे ही मैं 5-10 कूलम और दूंगा ये वापस 200 वोल्ट पे आ जाएगा। अब अगर मेरी फिलॉसफी है कि ये दिल मांगे मोर, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको तो डेफिनेटली आपने देखा कि इस प्लेट को एक न्यूट्रल प्लेट को नजदीक लाने पे इसकी जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी थी वो बढ़ गई। चलिए लिखते हैं कि बढ़ के कितनी हुई कि भाई 55 कूलम दिया और फिर से ये 200 वोल्ट पे आ गया। मतलब इस प्लेट को नजदीक लाने से इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी 5 कूलम से बढ़ गई। पर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे इसका अर्थिंग करता हूं तो अर्थिंग करने पे क्या होगा कि ये सारे चार्जेस जो है वो चले जाएंगे अर्थ के अंदर। अब पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये एक और बात है, ये चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये सारे चार्जेस यहां से निकल के जाएंगे और ये बाउंड चार्जेस है, दे विल स्टे हियर। तो एक बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आएगा इसके पोटेंशियल में, क्योंकि जो चार्ज इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको तो हमने वहां से हटा दिया। तो अब क्या होगा कि इसका चार्ज तो 50 कूलम ही है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिक्रीज होके 50 वोल्ट पे आ गया। मतलब बहुत सारी जगह हो गई।
अब मैं इसको बहुत सारा एडिशनल चार्ज दे सकता हूं in order to again raise its potential to say the same value 200 volts. Students, this is the working principle of a capacitor. ये एक कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल है और इसीलिए कैपेसिटर के बारे में बोलते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स separated by some डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब आपको क्वेश्चन रेज होगा कि सर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? अभी आप इसको इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का दूसरा नाम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, अभी आप इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लो। अ कैपेसिटर इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स separated by a dielectric medium such that one of the two plates is earthed. I am defining a capacitor again. A capacitor is an arrangement of two metallic plates separated by some dielectric medium, which means an insulator at this stage, such that one of the two plates is earthed. This is how a capacitor works और इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आगे भी चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। हमने हमारी बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर लिया है, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। स्टूडेंट्स, आगे कुछ और बात नहीं करते इस वीडियो में, इतना ही। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी एट edge.in. थैंक यू वेरी मच।